जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 26 नवंबर 2025 के करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। दोस्तों आज 26 नवंबर है यानी संविधान दिवस है, तो आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था, इसलिए हम सभी 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। तो चलिए आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हेली गुब्बी ज्वालामुखी किस देश में है जिसमें 12,000 साल बाद विस्फोट हुआ है? आंसर हो जाएगा इथियोपिया। तो अफ्रीका महाद्वीप का जो इथियोपिया देश है उसमें जो हेली गुब्बी ज्वालामुखी है उसमें 12,000 साल बाद विस्फोट हुआ है। और दोस्तों ये जो विस्फोट है काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इसका जो धुआं है और इसकी जो राख है ये इंडिया तक पहुंची है। अभी हम मैप से समझेंगे कि किस प्रकार से ये राख और धुएं का गुब्बार इंडिया तक पहुंचा है। तो इथियोपिया के अफार क्षेत्र में स्थित हेली गुब्बी ज्वालामुखी में लगभग 12,000 साल बाद विस्फोट हुआ है। इस विस्फोट से 15 किलोमीटर ऊंचा राख और धुएं का गुब्बार उठा है। ये जो राख और धुएं का गुब्बार है ये लाल सागर होते हुए यमन और ओमान तक पहुंचा है। हेली गुब्बी जो ज्वालामुखी है ये इथियोपिया के अफार क्षेत्र में स्थित है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अब देखिए राख और धुएं का जो गुब्बार है ये 4300 किलोमीटर की दूरी तय करके हमारे भारत तक पहुंच चुका है। तो यहाँ पर आप अफ्रीका महाद्वीप देख पा रहे हैं, ये इथियोपिया देश है और ये अफार क्षेत्र है। यहीं पर हेली गुब्बी ज्वालामुखी है, यहीं पर विस्फोट हुआ है। तो ये राख और धुएं का गुब्बार जो है ये यमन और ओमान होते हुए, ये लाल सागर है यहाँ पर, तो यहाँ से होते हुए ये राजस्थान दिल्ली तक पहुँचा है। ठीक है, तो लगभग 4300 किलोमीटर की दूरी इसने तय की है। इथियोपिया की अगर हम बात करें तो इथियोपिया अफ्रीका का एक प्राचीन देश है। इसकी जो राजधानी है वो है आदिस अबाबा। वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री हैं अबी अहमद, जिन्हें 2019 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। दोस्तों जो इथियोपिया देश है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक पार्ट है। यह दुनिया का सबसे पुराना स्वतंत्र देश है जो कभी भी उपनिवेश नहीं बना है। अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय आदिस अबाबा में है, जो कि इथियोपिया की राजधानी है। दोस्तों विश्व के 10 प्रमुख ज्वालामुखियों के बारे में अगर हम बात करें तो माउंट वेसुवियस इटली में है, माउंट एटना भी इटली में है और इटली में जो सिसिली द्वीप है यहाँ पर स्थित है। माउंट किलाउआ ये अमेरिका के हवाई द्वीप में है। माउंट फुजी जापान में। माउंट सेंट हेलेंस अमेरिका के वाशिंगटन राज्य में है। माउंट मेरापी इंडोनेशिया में। क्राकाटोआ इंडोनेशिया में। माउंट रेनियर अमेरिका में और क्लूचेव स्क्वाय है रूस के कामचटका प्रायद्वीप में और पोपो केटेपेटल है मैक्सिको में। तो ये प्रमुख ज्वालामुखी हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अयोध्या राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किसने किया है? आंसर हो जाएगा इसका ए और बी दोनों, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आरएसएस के जो चीफ हैं मोहन भागवत जी, इन दोनों के द्वारा अयोध्या के राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया गया है। तो अयोध्या का जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर है इसका निर्माण कार्य अब संपूर्ण हो चुका है। इसका जो निर्माण कार्य चल रहा था वो पूरा हो गया है। तो प्राण प्रतिष्ठा के 673 दिन के बाद मंदिर पर ध्वजारोहण किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आरएसएस के जो चीफ हैं मोहन भागवत जी, इन दोनों ने मंदिर के शिखर पर ध्वजा फहराया है। दोस्तों ध्वजा के आकार की अगर हम बात करें तो 10x20 फीट है, जिस पर सूर्य है, ओम है और कोबीदार वृक्ष का चिन्ह अंकित किया गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि ये जो ध्वजा फहराया गया है इसमें कौन कौन से चिन्ह है, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। तो यह ध्वजारोहण विवाह पंचमी के दिन किया गया है, जो भगवान राम और माता सीता के विवाह का पावन दिन माना जाता है। दोस्तों अयोध्या राम मंदिर की टाइमलाइन की अगर हम बात करें तो 9 नवंबर सन 2019 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और जो विवादित भूमि थी वो हिंदुओं को दी गई और मस्जिद के लिए अलग ज़मीन देने का आदेश हुआ था। फिर 5 अगस्त 2020 को शिलान्यास किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भूमि पूजन किया
और मंदिर की आधारशिला रखी थी। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा की गई, यानी रामलला की जो मूर्ति है उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई थी 22 जनवरी 2024 को, और मंदिर का भी उद्घाटन इसी दिन किया गया था। फिर अब 25 नवंबर 2025 को ध्वजारोहण किया गया है, यानी कि मंदिर के शिखर पर पवित्र ध्वज फहराया गया है। दोस्तों, अयोध्या के राम मंदिर के बारे में भी कुछ डिस्कशन करते हैं। तो यह उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल पर बनाया गया है। ये नागर शैली में बनाया गया है। इसकी लंबाई लगभग 110 मीटर, चौड़ाई 72 मीटर और ऊंचाई 49 मीटर है। यहाँ पर बालक रामलला की मूर्ति स्थापित की गई है, यानी कि यहाँ पर जो भगवान श्री राम है ये बाल रूप में है। मंदिर में लगभग 392 स्तंभ हैं। मंदिर परिसर को घेरे हुए 800 मीटर लंबा परकोटा दक्षिण भारतीय शैली में निर्मित है। मंदिर परिसर का क्षेत्रफल लगभग 2.7 एकड़ है। मंदिर का डिजाइन संपुरा परिवार ने तैयार किया था। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता है? आंसर हो जाएगा इंडिया ने। तो दोस्तों, भारतीय महिला कबड्डी टीम ने लगातार दूसरा महिला कबड्डी वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। फाइनल मुकाबला ढाका बांग्लादेश में आयोजित किया गया था। तो भारत ने फाइनल में चीनी ताइपे को 35-28 से हराया है। भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में अजेय प्रदर्शन किया है और सभी मैच जीते हैं, यानी कि इस पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने एक भी मैच नहीं हारा है। भारतीय टीम की कप्तान कौन थी? रितु नेगी। और उप कप्तान कौन थी? पुष्पा राणा। ये बात भी आप याद रखिएगा। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने पहली बार 2012 में और अब 2025 में महिला कबड्डी वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। कबड्डी खेल के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है यह भारतीय उपमहाद्वीप में हुई है। और इसमें टीम की संरचना की बात करें तो इसमें 2 टीमें होती हैं जिसमें 7-7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी का संचालन इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, भारत, बांग्लादेश, ईरान, नेपाल और कोरिया में यह देश काफ़ी लोकप्रिय है। 1936 के जो ओलंपिक आयोजित किए गए थे उसमें कबड्डी को डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स के रूप में शामिल किया गया था, यानी इसमें मेडल वगैरह नहीं दिए गए थे, बाकी इसको शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन किन 2 देशों के बीच शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा इंडिया और नेपाल। तो इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण अभ्यास की शुरुआत हुई है। तो इस बार इसका 19वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है और ये अभ्यास पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। 25 नवंबर से इसकी शुरुआत हुई है। 8 दिसंबर तक ये अभ्यास आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास का उद्देश्य है दोनों देशों के सैनिकों के बीच संयुक्त प्रशिक्षण और युद्धाभ्यास करना। दोस्तों, यह आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन और आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए आयोजित किया गया है। इस बार का आयोजन भारत की गढ़वाल रेजिमेंट और नेपाल की श्री राइफल इकाई के बीच में हो रहा है। सूर्य किरण अभ्यास का जो पहला एडिशन हुआ था ये 2011 में हुआ था। उसके बाद से हर साल इसका आयोजन होता है, लेकिन एक साल नेपाल में, एक साल इंडिया में इसका आयोजन होता है। जैसा पिछला जो संस्करण हुआ था वो हुआ था नेपाल में और इस साल का हुआ है इंडिया में। कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं, जैसे डस्ट लेक अभ्यास भारत उज्बेकिस्तान, टाइगर ट्रायम्फ भारत अमेरिका, इंद्र भारत रूस, प्रचंड प्रहार भारतीय सेनाओं के बीच, खंजर भारत किर्गिस्तान, ट्रोपेक्स भारतीय नौसेना, वरुण भारत फ्रांस, धर्म गार्जियन भारत जापान, साइक्लोन भारत इजिप्ट और एक्यूबेरिन भारत मालदीव के बीच आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब सरकार ने किन 3 शहरों को पवित्र शहर का दर्जा दिया है? आंसर हो जाएगा अमृतसर, तलवंडी साबो और आनंदपुर साहिब। तो इन 3 शहरों को हाल ही में पंजाब सरकार के द्वारा पवित्र शहर का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो पंजाब सरकार ने 5 तख्तों में से 3 को पवित्र शहरों का दर्जा देने का हाल ही में निर्णय लिया है। इन 3 शहरों के नाम है पुराना अमृतसर शहर, बठिंडा का तलवंडी साबो और रोपड़ का आनंदपुर साहिब। तो इन पवित्र शहरों में मांस, शराब, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री पर बैन किया जाएगा। दोस्तों, यह निर्णय श्री आनंदपुर साहिब में पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान
सर्वसम्मति से लिया गया है। तो अभी जो पंजाब विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया गया था आनंदपुर साहिब में, श्री आनंदपुर साहिब में, तो वहीं पर यह निर्णय लिया गया है कि इन 3 शहरों को पवित्र शहर घोषित किया जाए। पंजाब की अगर हम बात करें तो राजधानी इसकी चंडीगढ़ है, गवर्नर हैं गुलाब चंद्र कटारिया, सीएम हैं भगवंत मान, विधानसभा की 117, लोकसभा की 13 और राज्यसभा की यहाँ पर 7 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने पहली बार किस विदेशी मिशन के शहीदों को आधिकारिक श्रद्धांजलि देने का निर्णय लिया है? आंसर हो जाएगा ऑपरेशन पवन। तो दोस्तों, ऑपरेशन पवन के शहीदों को भारतीय सेना इस वर्ष सम्मान देने जा रही है, उन्हें श्रद्धांजलि देने जा रही है। तो दोस्तों, 38 वर्षों के बाद ये श्रद्धांजलि दी जा रही है भारतीय सेना के द्वारा। ऑपरेशन पवन की बात करें तो भारत का यह एक प्रमुख विदेशी सैन्य मिशन था जो कि 1987 से 1990 तक रहा है। यह मिशन भारत श्रीलंका समझौते के तहत शुरू हुआ था। इस समझौते के बाद भारत ने IPKF यानी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका में तैनात किया था। इस मिशन में भारतीय सैनिकों ने लिट्टे के खिलाफ अभियान चलाया था, यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम के खिलाफ अभियान चलाया था भारतीय सैनिकों ने। तो कई भारतीय सैनिक इस अभियान में शहीद हुए थे। तो 26 नवंबर 2025 को सेना राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली में श्रद्धांजलि सभा आयोजित करेगी, जिसमें ऑपरेशन पवन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, यह 25 नवंबर को मनाया जाता है। तो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 25 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य महिलाओं पर होने वाली हिंसा को समाप्त करना और जागरूकता फैलाना। यह दिवस यूनाइटेड नेशन के द्वारा घोषित किया गया है। दोस्तों, 25 नवंबर को यह दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन यानी 25 नवंबर को 1960 में डोमिनिकन रिपब्लिक की 3 बहनों, जिन्हें मिरावल सिस्टर्स बोला जाता है, उनकी हत्या हुई थी। क्योंकि ये जो 3 बहनें थीं ये तानाशाही के खिलाफ संघर्ष कर रही थी और इनकी हत्या की गई थी। तो इसी दिन को याद करने के लिए महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, नवंबर माह के कुछ इम्पॉर्टेंट डे डिस्कस करते हैं। तो 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र दिवस, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 14 नवंबर को बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस या बिरसा मुंडा जयंती, 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस और 27 नवंबर को राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने पांचजन्य संख स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में पीएम मोदी ने पांचजन्य संख स्मारक का उद्घाटन किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुरुक्षेत्र हरियाणा में ज्योतिसर महाभारत अनुभव केंद्र का लोकार्पण किया है और इसके अलावा पांचजन्य संख स्मारक का शुभारंभ भी किया है। यहाँ पर जो दोस्तों पांचजन्य संख स्मारक बनाया गया है, इसमें जो पांचजन है ये नाम लिया गया है भगवान श्री कृष्ण के पवित्र संघ से, यानी कि जो पांचजन था वो भगवान श्री कृष्ण का पवित्र संघ था। तो इसी का स्मारक बनाया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं एक संघ भी बनाया गया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने श्री तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के समागम कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया था। उन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर को समर्पित एक सिक्का और डाक टिकट जारी किया है। अगला क्वेश्चन है, लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो वेला माला सिमन्ना को लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। दोस्तों, अगर हम वेला माला सिमन्ना की बात करें तो वह एक प्रसिद्ध तेलुगु लेखक हैं। वो अब तक 100 से ज़्यादा रचनाएं कर चुके हैं, यानी कि उनकी 100 से ज़्यादा रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। उनकी रचनाएं तेलुगु साहित्य में एक महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार डिस्कस करते हैं 2025 के, जैसे बुकर पुरस्कार अभी हाल ही में डेविड स्टेले को दिया गया है फ्लैश के लिए। विश्व शांति एवं सुरक्षा नेता पुरस्कार श्री श्री रविशंकर को। इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान डोनाल्ड ट्रंप को। साहित्य का नोबेल पुरस्कार लासचेलो क्रास्ना होरकाई को। नोबेल शांति पुरस्कार मारिया कोरिना मचाडो को।
अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जोएल मोकेर, फिलिप अगियन और पीटर हॉबिट को दिया गया है। कृषि मीडिया पुरस्कार अमसी प्रसन्न कुमार को, पीवी नरसिम्हा अवार्ड मनमोहन सिंह, कैमल इंटरनेशनल अवार्ड यूनिस अहमद, दादा साहब फाल्के पुरस्कार मोहनलाल को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, छठवें अंतर्राष्ट्रीय सस्य विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ किसने किया है? यानी इंटरनेशनल एग्रोनॉमी कांग्रेस का उद्घाटन किसने किया है 2025 वाला? तो ये शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छठवें अंतर्राष्ट्रीय सस्य विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ किया है। यहाँ पर सस्य विज्ञान शब्द आया है तो इसे एग्रोनॉमी बोला जाता है। हिंदी में से सस्य विज्ञान और अंग्रेजी में एग्रोनॉमी बोला जाता है। तो यह कृषि विज्ञान की वह शाखा है जो फसलों के वैज्ञानिक उत्पादन, भूमि प्रबंधन और पर्यावरणीय संतुलन से जुड़ी हुई होती है। दोस्तों, ये जो अंतर्राष्ट्रीय सस्य विज्ञान कांग्रेस है, इसका आयोजन नई दिल्ली के पूसा कैंपस में स्थित NPL ऑडिटोरियम में की गई है। इसका आयोजन 24 से 26 नवंबर तक किया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आज के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर 12 महीने के करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, 10,000 से अधिक GK GS के जो क्वेश्चन है उसकी टेस्ट सीरीज, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट, मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा करंट अफेयर्स का। तो ये सभी जाकर के आप प्राप्त कर ले। लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ईबुक, मंथली करंट अफेयर्स की ईबुक, लास्ट 6 मंथ के ईयरली करंट अफेयर्स की ईबुक आपको मिल जाएगी। राजा गुप्ता सर का जो प्रीमियम कोर्स अर्जुन फाउंडेशन बैच है, ये भी आपको प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर मिल जाएगा, तो इसको भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए कूपन कोड यूज करना है NOB600, तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती IAS के लिए भी बैच लॉन्च किया गया है। GK GS फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिल जाएगा। चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। तो भारत के 53वें CJI कौन बने हैं? जस्टिस सूर्यकांत। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन कब हुआ है? 24 नवंबर को। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए INS माहे का निर्माण किसने किया है? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। हाल ही में किस देश को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है? इंडोनेशिया। सेबी का नया पूर्णकालिक सदस्य किसे बनाया गया है? संदीप प्रधान। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 किस राज्य में शुरू हुए? राजस्थान। वर्ष 2025 में UNOCHA की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा मानवीय सहायता प्रदाता देश कौन सा बना है? UAE। खान मंत्रालय ने किस राज्य कैंसर प्रदेश में चूना पत्थर खंडों की पहली नीलामी की औपचारिक शुरुआत की है? जम्मू कश्मीर। भारत ने जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन में कितनी वैश्विक पहले शुरू की हैं? 6। संगाई महोत्सव 2025 किस राज्य में शुरू हुआ है? मणिपुर। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं डिस्कस करेंगे। जैसे 20 समानांतर जो है वो उत्तर सूडान और लीबिया के बीच में है। 31 समानांतर इराक और ईरान के बीच में। 36 समानांतर मिशौरी और आरकानसस के बीच में है। 38 समानांतर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है। 40 समानांतर अमेरिका के नेब्रास्का और कंसास के बीच में है। और 43 समानांतर नेब्रास्का और साउथ डकोटा के बीच में है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं आप नोट कर लें। कल के करंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर है चंद्रकांत सोमपुरा। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर चंद्रकांत सोमपुरा बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, थोड़ा सा पुराना करंट अफेयर्स है लेकिन आपको रिकॉल करना होगा कि खो खो विश्व कप 2025 किसने जीता है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर बहुत सारी PDF, ईबुक, टेस्ट सीरीज और कोर्स वगैरह मिल जाएगा, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। GK GS की ये सभी ईबुक आपको ऐप पर मिलेंगी, तो इनको प्राप्त कर लें। इसके अलावा टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट और यहाँ पर 4000 से अधिक टेस्ट भी मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।